तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। चौसर यानी दांव पेच वाला खेल। लेकिन खेल कभी कभी उस फेज में पहुंच जाता है जहां से किसी एक प्लेयर की जीत साफ नजर आने लगती है। सिर्फ खेल की रस्म अदायगी भर बचती है। सियासी चौसर भी अब उसी मुकाम पर पहुंच गई है। कैसे, समझाते हैं आपको। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। सबसे पहले राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर अमित शाह, नितिन गडकरी समेत एनडीए के साथी दलों ने अपना समर्थन दिया। एनडीए सांसदों के समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। तीसरी भव्य विजय के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए तो पूरा भवन तालियों की आवाज से गूंज उठा। नरेंद्र मोदी के सम्मान में सभी सांसदों ने तालियों के शोर के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी अपने साथी दलों के नेताओं से मुलाकात करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया। यानी 9 जून को मोदी के नाम नया इतिहास लिखना तय है। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। भारत माता की भारत वंदे वंदे। जैसे इतिहास के पन्ने पलटे और एक दशक की राजनीतिक यात्रा फिर उसी पड़ाव पर आ पहुंची जहां से नरेंद्र मोदी का उदय राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर हुआ। 2014 से 2024 वही पुरानी संसद भवन, वही पुरानी परंपरा और नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान। पुरानी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सांसदों, सहयोगियों, मुख्यमंत्रियों से खचाखच भरा केंद्रीय कक्ष, एनडीए के संसदीय दल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का ऐलान किया, पूरा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजनाथ सिंह ने जिस प्रस्ताव को एनडीए के सामने रखा, संसदीय दल के नेता चुने जाने के उस प्रस्ताव को शाह ने अपने अंदाज में समर्थन दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करे। ये सब यानी आज एक बार फिर पुरानी संसद नया इतिहास लिखे जाने की गवाह बन गई। गडकरी ने भी नरेंद्र मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने का अनुमोदन किया, तो दूसरी तरफ एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने बारी बारी से मोदी के नाम वाले प्रस्ताव को अनुमोदित किया। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. और इसी के साथ मुहर लग गई तीसरी बार मोदी सरकार, क्योंकि नंबर एनडीए के साथ है और एनडीए मोदी के साथ। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने
सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इतिहास की यादों को समेटे दो पुरानी तस्वीरें और इसी इतिहास के दोहराए जाने की गवाही देती तीसरी ताजा तस्वीर। 2014 में इसी तरह जब नरेंद्र मोदी विजेता बनकर लौटे तो संसदीय दल ने उन्हें अपना नेता चुना। फिर 2019 में यही इतिहास दोहराया, लेकिन आज जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए तब एक नया इतिहास पन्नों में दर्ज हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, तो मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। जिन्हें लगता था कि मोदी कमजोर हो गए, उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए। कभी मोदी की बराबरी का दावा करने वाले आज मोदी का आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं मोदी का कद कितना बड़ा हो चुका है। लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। संसदीय दल की बैठक के बाद ये भी साफ हो गया कि 9 जून यानी रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और इस खबर पर खुद नीतीश कुमार ने मुहर लगाई। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। जनता ने एनडीए को 292 सांसद चुनकर भेजे। उन्हें ये कहने के लिए भेजा कि नरेंद्र मोदी, हम यानी जनता आपके साथ है। जनता का यही समर्थन है कि चुनावी दंगल में मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। मोदी के बरक्स सबका कद खुद ब खुद घटता गया, क्योंकि मोदी की मेहनत दिखी, रंग लाई, जनता को भाई। आज जनता के चुने हुए उन्हीं प्रतिनिधियों ने यानी 292 एनडीए सांसदों के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की आखिरी रस्म थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज हुए सियासी घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते और दिखाते हैं। पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हुई। बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्तावक बने राजनाथ सिंह, यानी राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा मोदी के नाम का, और प्रस्ताव के बाद उस प्रस्ताव का समर्थन मांगा जाता है। तो सबसे पहले पार्टी की तरफ से अमित शाह और गडकरी ने समर्थन किया, फिर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने समर्थन किया और फिर बारी बारी से एनडीए के नेताओं ने प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। और इस तरह एनडीए के 292 सांसदों ने अपना नेता चुना। ये तीसरी बार है जब एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। अब सभी को इंतजार है 9 जून का, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। मोदी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एक लंबा भाषण दिया। अपने संबोधन में जहां वो एक तरफ सहयोगियों का आभार जताते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पर हमलावर भी नजर आए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए मोदी के संबोधन को समझते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम विजय को पचाना जानते हैं, किसी का उपहास करना हमारे संस्कार में नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 जून को विपक्ष के मुंह पर ताले लग गए। मोदी ने कहा कि इंडिया के नेता पिछली सदी के लोग हैं, यानी इंडिया के नेता आधुनिकता के विरोधी हैं। विपक्ष ने देश को गुमराह करने का काम किया, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने विपक्ष को चुप करा दिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ से पहले ही विपक्ष पर हमलावर हो चुके हैं। तो उसके पीछे भी कई फैक्टर हैं। पहली वजह तो यह है कि भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना हो, लेकिन एनडीए के नेताओं का पूरा समर्थन मोदी के साथ है। दूसरी बड़ी वजह है, भले ही उत्तर प्रदेश में इस बार प्रदर्शन गिरा हो, लेकिन दक्षिण में ऐसे राज्यों में कमल खिला जहां से बीजेपी को एक नई सियासी जमीन मिलती हुई नजर आ रही है। समझते हैं दक्षिण की कहानी। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता
राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। मार्च 2024 पलनाडु, आंध्र प्रदेश। मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण धुआंधार भाषण दे रहे थे। अपार जनसमूह अपने चहेते फिल्म अभिनेता के रियल पॉलिटिकल अवतार में देख निहाल हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक पवन कल्याण के भाषण के बीच रैली में जुटी भीड़ में से कुछ उत्साही नौजवानों ने जो किया, उससे नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। बिजली के तार है, अब क्या आप प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। दक्षिण की राजनीति में नेताओं अभिनेताओं के लिए दीवानगी हदें पार कर जाती है। कई बार तो चाहने वाले जान हथेली पर ले लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसी दीवानगी पसंद नहीं। उन्हें सबकी फिक्र है, मोदी हर जान की परवाह करते हैं। ऐसे ही लीडर की दरकार दक्षिण भारतीयों को लंबे अरसे से थी। तभी तो प्रधानमंत्री के रोड शो में जन समूह उमड़ा। उनके स्वागत के लिए सड़कों पर लाइन लगाए महिलाएं जुटी। मोदी को प्रचंड जनादेश तक पहुंचाने में दक्षिण के दुर्ग का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनवरत प्रयास किए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने दक्षिण भारत में भगवा पताका लहराने का मिशन 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। पीएमओ के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की थी। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23 और 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइमलाइन के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14% से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% पहुंच गया। मार्च 2024 की बात है। पीएम मोदी ने 7 घंटे में साउथ की 76 लोकसभा सीटों को नाप लिया था। 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मोदी दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर थे। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से जुड़े कई मिथक इस बार चकनाचूर कर दिए। जहां की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि उत्तर की बयार से दक्षिण को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दो छोर को मोदी ने एक घाट पर लाकर दिखा दिया। मोदी के इस मिशन की पहली झलक नए संसद भवन के उद्घाटन से दिखने लगी थी। जब प्रधानमंत्री ने सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया था, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल का तमिल इतिहास में अहम स्थान है। चोल साम्राज्य की 8वीं शताब्दी से चली आ रही प्रथा को पूरे भारत से परिचय करवाकर मोदी ने दूरियां पाटने की शुरुआत की थी।
इसके बाद राम मंदिर निर्माण में दक्षिण भारतीयों को अहम जिम्मेदारियां सौंपकर नरेंद्र मोदी ने उत्तर दक्षिण के फासले को पूरी तरह पाट दिया। मुख्तसर बात यह भी है कि दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को पाने के लिए बहुत कुछ था, जबकि खोने के लिए कुछ खास नहीं। इसलिए उत्तर में होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण से करके मोदी ने राह आसान बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन 2024 में आंध्रा में 3, केरल में 1 सीट जीतने में कामयाब रही। इन 3 राज्यों में पार्टी का वोट शेयर 0.97%, 12% और 3.6% था। 2019 में बीजेपी को दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र मिलाकर सिर्फ 29 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में इधर यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी खेमे में खुशी की लहर है। लखनऊ सपा कार्यालय पर रौनक बरकरार है। उधर कल समाजवादी पार्टी दफ्तर पर संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है। लखनऊ दफ्तर पर सुबह 11 बजे के करीब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक की अगुवाई अखिलेश यादव खुद करेंगे और नवनिर्वाचित सांसदों से संवाद भी करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संसदीय दल की बैठक कल सपा दफ्तर में आयोजित की जाएगी, जिसमें अखिलेश यादव के साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सड़क से लेकर संसद तक किस तरह से मुद्दों को धार देनी है, किस तरह से सरकार को घेरना है, इसकी रणनीति भी तय की जाएगी। इस लोकसभा चुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। ऐसे में आगे जाके पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इस पर भी संसदीय दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ विजय दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि कल होने वाली बैठक में पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी, जिसमें विधानसभा उपचुनाव से लेकर जनता के बीच उठाए जाने वाले मुद्दे शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें चुनाव परिणाम को लेके, आने वाले दिनों में रणनीति को लेके चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी आगे के रोड मैप को तैयार करने के लिए कल संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रही है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।